BTSS के नेशनल वर्किंग कमेटी के इस मीटिंग में आए हुए सभी मेंबर्स का मैं अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से हम सबके मेंटर, गार्जियन, पूर्व राज्यपाल, रेस्पेक्टेड श्री कैप्टन सिंह सोलंकी जी का। आप सभी डिस्टिंग्विश मेंबर को अप्रिशिएट करती हूँ एक इतने सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी तिब्बत को इंडिया के वैल्यू और आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के इस चैलेंजिंग एफर्ट के लिए। आने वाले समय में इस संगठन के माध्यम से आप सभी डिस्टिंग्विश लीडर्स के बीच में मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बट एट द आउटसेट माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड मैं एक्सटेंड करना चाहूँगी श्री नीरज सिंह जी को, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इंडक्ट किया और जुड़ने के लिए इंस्पायर किया। श्री प्रवीण शर्मा जी एवं श्री हिमेंद्र तोमर जी को, जिन्होंने इस मंच पर आज बोलने के लिए मुझे प्रोत्साहन दिया। तिब्बत, जो इस संगठन का प्राइमरी फोकस और ऑब्जेक्टिव है, हम सभी जानते हैं और ये दोहराने की आवश्यकता नहीं कि इस रीजन का यूनिक हिस्ट्री, कल्चर, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है आज भारत के लिए। पर चाइना तिब्बत को जीजांग के नाम से बुलाता है, जिसका मैंड्रिन में सीधा अर्थ है द वेस्टर्न ट्रेजर हाउस। इसी से हम और आप सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना के लिए तिब्बत का इम्पोर्टेंस सिर्फ उसके रिच नेचुरल रिसोर्स, फ्रेश वाटर रिजर्व और ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कॉपर, लिथियम, गोल्ड एंड सिल्वर के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए है। यही वजह है कि एक रिमोट हिमालयन रीजन होने के बावजूद तिब्बत की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भारत के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक लेंस से देखा जाए तो इंडिया की ब्रिलियंट डिफेंस कैपेबिलिटी को आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। गलवान और दोकलम स्टैंड ऑफ ने ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल और मैसेज दिया है कि प्रेजेंट डे इंडियन आर्मी 1962 के इंडियन आर्मी से कहीं गुना शक्तिशाली है। आज के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने रिन्यूड असर्टिवनेस डिस्प्ले किया है भारत के ऊपर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज को डील करने के लिए, और चाइना इस बात को भली भांति समझ चुका है। बट गिवन अ डिफिकल्ट नेबर, चाइना इस बात को रियलाइज करते हुए अब कन्वेंशनल वॉर टेक्निक से एक स्टेप आगे बढ़ के नॉन कन्वेंशनल कंट्रोल कैपेबिलिटीज या सॉफ्ट आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक जो होते हैं, उसको साइलेंटली एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से हमें भारत को विशेष ध्यान देना होगा और इन तकनीकों से होने वाले फ्यूचर रिस्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ये हमारे लिए आज सबसे आवश्यक है। भारत के ऊपर चाइना किस तरह अपने कंट्रोल स्ट्रैटेजी से दबाव बना सकता है और उसका भारत पर होने वाले रिस्क का क्या स्वरूप हो सकता है, उसके डिटेल में जाने से पहले मैं आप सभी को एक छोटे उदाहरण से शुरुआत करना चाहूँगी। 2900 किलोमीटर लॉन्ग ब्रह्मपुत्र, जिसका हेडवाटर तिब्बत है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। इंडिया चाइना के 2 कोऑपरेशन MOU के अनुसार भारत को चाइना हर साल मई 15 से अक्टूबर 15 के बीच में मॉनसून डेटा देता है। ये डेटा लिमिटेड डेटा होता है, जिससे ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल, वाटर का डिस्चार्ज, ऊपर होने वाले रेनफॉल के वजह से कितना वॉल्यूम बढ़ता है और रेनफॉल अमाउंट, ये डेटा हमें बताती है। ये डेटा चाइना के 3 अपस्ट्रीम मॉनिटरिंग स्टेशन से आती है, जो कि तिब्बत में है। ये डेटा भारत में सेंट्रल वाटर कमीशन रिसीव करते ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फ्लड प्रेडिक्शन, प्रिपरेशन
और रिलीफ में जुट जाती है। डोकलम स्टैंड ऑफ के दौरान 2017 में ये डेटा चाइना ने इंडिया को यह कहकर डिनाई कर दिया कि उनके मीटरोलॉजिकल स्टेशंस, तीनों मीटरोलॉजिकल स्टेशंस में रिनोवेशन का काम चल रहा है। डेटा भारत के पास ना आने के वजह से इंडिया के फ्लड वार्निंग सिस्टम्स के इफेक्टिवनेस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके कारण असम के 29 डिस्ट्रिक्ट्स को मैसिव फ्लड रिलेटेड डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा। इनमें से 24 डिस्ट्रिक्ट डूब गई और 3.2 मिलियन लोगों के जीवन और आजीविका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पर आयरनी की बात यह है कि उसी समय बीबीसी के एक इन्वेस्टिगेशन ने यह निकाला कि चाइना सेम डेटा उसी दौरान बांग्लादेश को ट्रांसफर करता जा रहा था। केवल ब्रह्मपुत्र ही नहीं, तिब्बत, एशिया के सबसे महत्वपूर्ण नदियां इंदस, गंगा, इरावती, साल्वीन और मेकोंग के सोर्स हैं। ये नदियां 3.4 बिलियन या विश्व के 7.6 बिलियन आबादी के 46% लोगों की जीवन रेखा है। चाइना ने हाल ही में अनाउंस किया कि वह अब विश्व के सबसे प्रभावशाली या एम्बिशियस क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। क्या है ये क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम? ये एक ऐसा तकनीक है जिससे वर्षा में सहायता करने के लिए बादलों के भीतर एयरप्लेन से सिल्वर ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं। चाइना के ये प्रोजेक्ट तिब्बत के ऊपर जितने एरिया में प्लान हो रहा है, एस्टिमेट्स मानते हैं कि वो स्पेन से 3 टाइम्स ज़्यादा एरिया का है। चाइना ने कहा, और चाइना के अनुसार क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या राइजिंग टेम्परेचर के कारण तिब्बत के ऊपर ड्रॉट आने की भारी संभावना है और यही वजह है कि वो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। पर क्लाइमेट रिसर्चर्स ये नहीं समझ पाते कि एक रीजन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर टाबर माना जाता है, वो रीजन तो इतना वाटर सेल्फ सफिशिएंट है कि वहां अगले कई डिकेड्स में ये संभावना नहीं बनती। तो भारत के सामने आज कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अनुमान तो हम सभी आसानी से लगा सकते हैं। पर भारत एक अनैतिक, इमोरल या अनएथिकल देश नहीं है। ये जानती है कि इस तरह की तकनीक जिसका कभी कोई साइंटिफिक स्टडी ही नहीं हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं है, और इन तरह के रसायन या केमिकल जिनका दूसरे रीजन्स पर अनइंटेंडेड या गलत प्रभाव पड़ सकता है, उसका यूटिलाइजेशन कभी इंडिया एक डिटरेंट के तौर पर नहीं करेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे सिचुएशन में इंडिया क्या करे। 3 सुझाव मेरे तरफ से। पहला, भारत को ब्रह्मपुत्र के फ्रेजाइल इकोसिस्टम में अपने 3.5 मिलियन पॉपुलेशन को सिक्योर करने के लिए अपनी खुद की हाइड्रोलॉजिकल मॉडल फ्लड प्रेडिक्शन के लिए बहुत मजबूत बनानी होगी। भले ही हमें चाइना से मॉनसून सीजन डेटा मिलती रहे, पर अब इंडिया के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हम ब्रह्मपुत्र के फ्लो को रेगुलरली एग्जामिन और मॉनिटर करें। हमारी अपनी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशन से मिला हुआ डेटा इंडिया को काफ़ी हद तक सहयोग करेगा चाइना के किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक करने और डिटेक्ट करने के लिए, जिससे इंडिया पे किसी भी तरह का डिजास्टर या दुर्घटना आने की संभावना हो सकती है या दुर्घटना आ सकती है। दूसरा, इंडिया को इंश्योर करना होगा कि चाइना यूएन के एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, जो एनमॉड कहा जाता है, उसे ब्रीच ना करे, उसका पालन करे। क्योंकि एनमॉड कहता है और वो प्रोहिबिट करता है किसी भी स्टेट पार्टी को या जो सिग्नेटरीज हैं इन कन्वेंशन के,
उन्हें मिलिट्री या कोई भी हॉस्टाइल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक को यूज़ करने से जिसका वाइड स्प्रेड, लॉन्ग लास्टिंग या सीवियर इफेक्ट किसी और पार्टी पे हो सकता है। और लास्टली, इंडिया को अपनी एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी में काफ़ी सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेंटर को या पॉलिसी मेकर्स को भारी मात्रा में डेटा और एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को लीड लेनी होगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए जो तिब्बत में ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग और डेटा मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सके। मैं कंक्लूड करूंगी इस बात को कह के कि चाइना 360 डिग्री मॉडल में काम कर रहा है। वो अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के बाहर इस तरह के नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करके भी एम्बिशियस एक्सपेंशन करना चाहता है। BTSS के माध्यम से हम सभी को इस बात को आगे तक लेते जाना होगा। ये मेरा एक सुझाव है कि BTSS इस तरह के रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाए। चाइना के तिब्बत में वाटर या अन्य एनवायरमेंट साधनों का उपयोग करके इंडिया के खिलाफ स्ट्रैटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकने के लिए भारत को अपने कैडर्स और मजबूत बनाने होंगे। वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहूँगी मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और कि मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रख सकूँ। It has been an absolute honor and privilege to be speaking in front of all you distinguished people. और मैं होप करती हूँ और बिलीव करती हूँ कि ये फोरम स्ट्राइव करेगा to emerge as an efficient, effective and impactful platform going forward. Thank you.